नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सुनीता विलियम्स पर गुड न्यूज बहुत जल्द आने वाली है। आपको बता दें कि नासा भी भूमिका अभी भी संदेह के घेरे में जो है वो दिख रही है, क्योंकि जिस स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट से सुनीता को अंतरिक्ष में भेजा गया, वो स्पेस क्राफ्ट कई बार लॉन्च टेस्ट ही नहीं पार कर सका और सालों तक स्पेस क्राफ्ट की खामियों को दूर करने की कोशिश की जाती रही। और जब 5 जून को स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया तो वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। खराब स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता को फंसाया। सात साल से टल रही थी सुनीता वाली उड़ान। बार बार आई खराबी, फिर क्यों स्पेस में भेजा? क्या स्पेसक्राफ्ट में खराबी इंसानी चूक है या साजिश? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की असली कहानी। आज हर किसी की जुबान पर उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिससे सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में गए थे। तो आज सुनिए उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पूरी कहानी, जो बार बार टेस्ट में फेल होता रहा, फिर भी नासा उसे लॉन्च करने की जिद पर अड़ा रहा। और अब जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर फंस गए हैं तो नासा बार बार बयान बदल रहा है। वो तारीख थी 20 दिसंबर 2019। ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली मानव रहित उड़ान थी। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। यानी पहली उड़ान में स्पेस स्टेशन से जुड़ ही नहीं पाया था स्टारलाइनर। तारीख 6 अप्रैल 2020। पहले उड़ान के 5 महीने बाद यानी अप्रैल 2020 में नासा ने दूसरी कोशिश की। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था, स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लॉन्चिंग टालनी पड़ी। अगस्त 2021। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनवाया। तारीख 19 मई 2022। मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी थ्रस्टर्स में ही गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। लेकिन बोइंग ने कहा कि यह सामान्य बात है। 7 साल से टल रही थी सुनीता वाली ये उड़ान। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी।
लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और विल्मोर के साथ स्टार लाइनर ने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। बोइंग का नासा के अपोलो, स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना। 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। क्या संभव है सुनीता की वापसी? क्या सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो सकेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। नासा चाहता है कि बोइंग स्टार लाइनर को ठीक कर उसके जरिए उन्हें वापस लाया जाए। स्टार लाइनर के अलावा भी नासा के पास अन्य विकल्प हैं, लेकिन नासा ने पहले इससे बड़ी समस्या का सामना किया है। नासा को एक मिशन में ऐसी समस्या आई थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह थी, लेकिन तब भी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ले आया था। आज से 54 साल पहले एक अंतरिक्ष यान में विस्फोट के चलते 3 अंतरिक्ष यात्री धरती से 3.30 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा के चारों ओर घूमते रहे। यह मिशन था अपोलो 13, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह नासा का चंद्रमा पर तीसरा इंसानी मिशन था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के क्रेटर फ्रा माउरो के पास उतारना था। अपोलो 13 से रेडियो के जरिए एक मैसेज आया, ह्यूस्टन, हमें एक दिक्कत है। 3 अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में फंसे थे, उनका नाम जिम लोवेल हैंक्स, फ्रेड हाइज बैक्स्टर और जैक स्विगर्ट बेकन था। कमांडर जिम लोवेल और चंद्र मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइज को 15 अप्रैल को चंद्र मॉड्यूल से उतरना था। यहां वो 33 घंटों तक रहते। कमांड मॉड्यूल पायलट स्विगर्ट को ओडीसी में ही रहना था। जब अंतरिक्ष यान में हुआ धमाका। यह अंतरिक्ष यान 3 हिस्सों में बना था। कमांड मॉड्यूल, जहां अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्र मॉड्यूल, जिससे चंद्रमा पर जाना था, और मुख्य इंजन और ऑक्सीजन टैंक का हिस्सा। नासा के मुताबिक लॉन्चिंग के 5-6 मिनट बाद उन्हें वाइब्रेशन महसूस हुई। मिशन के 2 दिनों बाद अपोलो 13 के चालक दल ने टीवी पर लाइव प्रसारण किया। इसी दौरान मिशन कंट्रोल ने स्विगर्ट को ऑक्सीजन टैंक में एक रूटीन हलचल करने का निर्देश दिया। इसके करते ही अंतरिक्ष यान हिल गया। 9 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट में एक धमाका हुआ। ऑक्सीजन टैंक में यह विस्फोट हुआ था। धमाके से एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि बाद में पता चला कि लॉन्चिंग से पहले ही ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त था। 21 अप्रैल को चालक दल को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में विस्फोट के कारण वो 4 दिन पहले ही धरती पर लौटा। इस बीच इसरो चीफ ने सुनीता के हौसलों को सलाम किया है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो को सुनीता विलियम्स के साहस पर बहुत गर्व है। हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन हैं। किसी नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान में यात्रा करना साहस की बात है। वो खुद डिजाइन टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से खतरों से भरी रहती है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 9 महीने की गाजा जंग में इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है और अभी तक लग रहा था कि इजरायली सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले की बड़ी तैयारियां हो चुकी है। इजराइल ने मौके की नजाकत को भाप करके ऐलान कर दिया है कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। देखिए रिपोर्ट।
1000 किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल। जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजराइल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजराइल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। वक़्फ़ अन्नार फी जबहत लुबनान, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत यमन, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत अल-इराक़, सबीलुहा वहीदुन अवहदुन ला आखिर लह। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं। रफा, जबालिया कैंप, खान यूनुस में इजरायली सेना ने चुन कर टारगेट तबाह किए हैं। दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन के करीब 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मौजूद हैं जो इजरायली सेना पर सटीक हमले कर रहे हैं। टैंक, माइन, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर घातक हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को मारने के चक्कर में फिलिस्तीनियों को भी मारने के लिए मजबूर हो गई है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने कम से कम 40 फिलिस्तीनियों को मार दिया है, जबकि 224 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है। अब तक गाजा पट्टी में 37,834 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 86,858 तक पहुंच चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर और पूर्वी गाजा के शुजाया में इजरायली सेना ने जमकर गोलीबारी की है। रफा में तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली बमबारी में पश्चिमी रफा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना खान यूनुस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों को तोपखाने से निशाना बनाया है। היבשתית, האווירית, מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, ב8 באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון. अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, यमन की तरफ से हूथी विद्रोही, सीरिया की तरफ से स्थानीय लड़ाके और ईरान की तरफ से वहां स्पेशल फोर्स इस वक्त जंग में इजराइल को चारों खाने चित करने में जुटी है। इजराइल की नेतन्याहू सरकार भी जानती है कि इजराइल गाजा युद्ध के दौरान अब 9 महीने बाद चारों तरफ से घिर चुका है। इसीलिए इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि अब इजराइल ऐसे घातक हथियार से हमला करेगा जिसके बारे में ईरान, सीरिया, यमन और लेबनान के लड़ाकों ने सोचा भी नहीं होगा।
इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो कयामत ढा सकते हैं। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाएं तो इजरायली सेना उन्हें बर्बाद कर देगी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वर्कर काउंसिल के चेयरमैन यायर कार्ड्स ने दो टूक कहा है, इजरायल के पास एक हथियार है जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। कार्ड्स ने भी दावा किया कि अगर हमें लगता है कि इजरायल के अस्तित्व पर खतरा है तो ईरान, यमन, सीरिया और मध्य पूर्व के सभी देश मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग करते हैं। तो हमारे पास कयामत ढाने वाले हथियार मौजूद हैं जिनसे हम उनका विनाश कर देंगे। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बार बार इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इजरायल का विनाश कर सकते हैं। حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان। लेबनान की तरफ से इजरायल पर 1200 से ज्यादा हमले हुए हैं। खास तौर से उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने घातक हमले किए हैं। हालांकि इजरायल के एंटी रॉकेट सिस्टम ने 95% से ज्यादा रॉकेट को हवा में तबाह करने का दावा किया है। इजरायल इस बात से हैरान है कि आखिर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के मरकावा टैंक को तबाह कैसे कर रहे हैं। इजरायल के मरकावा टैंक को दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक माना जाता है, लेकिन हमास को रफा क्रॉसिंग से ऐसे हथियार तस्करी के जरिए मिल रहे हैं जिन्होंने इजरायल की नींद उड़ा दी है। पिछले हफ्ते ही हमास को हथियार सप्लाई करने वाला एक सप्लायर मारा गया है। जरा देखिए कैसे मारा गया हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने रफा के बेहद अंदर हवाई हमला किया है, जिससे हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक मारा गया है। अबू अशाक ही हमास को हथियार सप्लाई कर रहा था, जिसकी भनक आईडीएफ को लगी, जिसके बाद रफा में इजरायली सेना ने पहले अबू अशाक की कार का पीछा किया और फिर जैसे इजरायली वायुसेना को अबू अशाक की कार दिखाई दी, उस वक्त उसकी कार पर 3 से 4 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें अबू अशाक मारा गया। לנו ברור שאנחנו צריכים להכריע את חטיבת רפיח. אני חושב שהמשימה הזאת מתקדמת באופן נחוש, מקצועי לצערי, גם לצד המחיר הכבד ששילמנו היום. ההישגים ברפיח של אוגדה 162, פיקוד הדרום, הישגים משמעותיים מאוד, וכן, אנחנו מתקרבים לפירוק חטיבת רפיח. 9 महीने से चल रही खूनी जंग के बावजूद हमास खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अबू अशाक जैसे हथियार सप्लायर जो लगातार हमास को हथियार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अबू अशाक हमास को कैसे हथियार सप्लाई करता है। आतंकी अबू अशाक हमास को हथियार की तस्करी करता था। अबू अशाक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हमास को रफा क्रॉसिंग से हथियार सप्लाई कर रहा था। खबर यह भी है कि अबू अशाक अंडरग्राउंड टनल के जरिए हमास को हथियार पहुंचा रहा था, जिसकी खबर आईडीएफ को लग गई थी। गाजा पट्टी में आईडीएफ इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें आतंकी अबू अशाक मारा गया। इजरायली वायुसेना ने रफा में रात भर रेडी टू फायर रॉकेट वाले एक लॉन्चिंग साइट को भी तबाह कर डाला है। इसके अलावा हवाई हमले में मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आतंकवादी सेल और अंडरग्राउंड टनल को तबाह और बर्बाद किया गया है। يجيبوا لقمة عيشهم للغزة للتجارة تجار ما لهم في أول ولا لهم في آخر. خبطوهم بالصواريخ. فيش أمان، فيش أمان، فيش عهد، فيش أمان. ده عهد الله بخونه. ناس أبرياء، ناس شرفاء، ما فيش لهم حاجة. راح يجيبوا تجار يا الله. قتلوا التجار، قتلوا الناس، قتلوا الأطفال، قتلوا النسوان، بهدلونا. يا ربي أنا بقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، أكتر من كده। पिछले 1 महीने से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दो। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है,
जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा। ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा न खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकले। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें, जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब देखना होगा कि अगर इजरायल पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजरायली सेना इसका कैसे मुकाबला करेगी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन को रुला दिया है। जेलेंस्की एक शहर में सेना भेजते हैं तो पुतिन दूसरे शहर पर हमला कर देते हैं। ताजा हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुतिन की फौज पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही है। जेलेंस्की की फौज रूस को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो से फिर अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजे ताकि रूस का सामना किया जा सके। सवाल यह है कि क्या नेटो से मिलने वाले हथियार इतने ताकतवर है कि रूस की सेना के खिलाफ। ज़पोरिज़िया के गवर्नर इवान फेडोरेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज दुश्मन ने इंसानों के खिलाफ एक और भयानक आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा हमला कर रहा है। जिन शहरों पर रूस का कब्जा है उसके आसपास के इलाकों में रूस की फौज मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रही है। रूस के मुताबिक इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के आर्मी के अड्डे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखता है वो ये कि आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हाल के हमलों को आप गौर से देखेंगे तो ये भी स्पष्ट होगा कि रूस तब और जोरदार हमले कर रहा है जब यूक्रेन रूस के किसी गांव, कस्बे या इलाकों में बम बरसा रहा है या ड्रोन हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की रूस पर हमले कर फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि रूस की फौज के सामने ज़ेलेंस्की की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर हमले तो कर देती है, लेकिन उसका नतीजा यूक्रेन की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर लंबी रेंज के हथियारों के लिए अपील की है। यानी ज़ेलेंस्की नेटो से फिर हथियार मांग रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे शहर और लोग हर दिन रूसी हमले झेल रहे हैं, लेकिन रूसी मिसाइल लॉन्चरों को दबाकर हम इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत होगी। इसके साथ ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाने होंगे। करीब 2.5 सालों से ज़ेलेंस्की नेटो से यही अपील करते आ रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ताकतें ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई भी कर रही हैं, लेकिन जितना भी सप्लाई बढ़ा रही हैं, ज़ेलेंस्की उससे और ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि रूस के हथियारों के जखीरों के मुकाबले नेटो की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चाहे जितनी हो कम पड़ रही है, और नतीजा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना एक हमले करती है तो पुतिन की फौज हमलों की झड़ी लगा देती है। रूस के हमलों के कारण यूक्रेन ने देश की लगभग 80% ऊर्जा क्षमता खो दिया है। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने सरकार को देश भर में ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। नीप्रो में हुए हमले पर चर्चा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के सहयोगियों के लिए एक चेतावनी है कि देश को अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने रात भर में 10 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।